राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में एक छोटा सा गांव था, पिपलिया। चारों ओर रेत के टीलों से घिरा। ये गांव भले ही आधुनिकता से कोसों दूर था, पर वहां की मिट्टी में अपनापन, संस्कृति और परंपराओं की खुशबू बसी थी। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे के दुख सुख में सच्चे साथी थे। गांव का केंद्र बिंदु था पीपल का पुराना पेड़, जिसकी छांव में एक छोटी सी चौपाल थी। यहीं बैठकर बूढ़े बुजुर्ग किस्से कहानियां सुनाते, महिलाएं गोटा पट्टी की कलाई करतीं और बच्चे अम्मा से कहानियां सुनते। गांव की आत्मा जैसे इसी चौपाल में बसती थी। इस गांव में एक 14 साल की लड़की थी, दीपा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा। मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और स्कूल भी जाती थी। गांव का स्कूल कच्ची दीवारों वाला था, पर उसमें बच्चों के सपनों की कोई कमी नहीं थी। दीपा पढ़ाई में होशियार थी। हिंदी साहित्य और इतिहास उसे बेहद पसंद थे। उसे वीरांगना झांसी की रानी मीराबाई और रानी दुर्गावती की कहानियां बहुत प्रिय थी। गांव की महिलाओं के बीच दीपा अलग थी। वो चाहती थी कि गांव की लड़कियां भी पढ़ें, आत्मनिर्भर बने। गांव में दशहरे का मेला बहुत धूमधाम से लगता था। इस बार पंचायत ने मेला संयोजन की जिम्मेदारी स्कूल को दी। स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों से नाटक तैयार करवाने को कहा। दीपा ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना इस बार मीराबाई का नाटक किया जाए। सब हैरान रह गए। लड़कियां मंच पर? बुजुर्ग चौधरी रामलाल ने पूछा। मास्टर जी बोले, क्यों नहीं, अब लड़कियां भी पढ़ती हैं, आत्मविश्वास रखती हैं। दीपा ने मीरा का किरदार निभाने की हामी भरी, साथ ही दूसरी लड़कियों को भी राजी किया। रोज अभ्यास होता, खेतों के काम के बाद भी। मां ने चुपचाप दीपा की मदद की, कपड़े सिल दिए, गहने तैयार कर दिए। अंततः दशहरा आया। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। नाटक शुरू हुआ। दीपा ने जब मीरा के भजन गाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पूरा गांव स्तब्ध था। इतनी भावुकता, इतनी गहराई। जब नाटक खत्म हुआ तो तालियों की गूंज गूंज उठी। वो लड़कियां जो कभी सिर ढककर घर के आंगन से बाहर नहीं जाती थीं, आज मंच पर थीं, आत्मविश्वास से भरी हुईं। चौधरी रामलाल उठे और बोले, आज मीराबाई ने हमें फिर से याद दिलाया कि नारी शक्ति कोई कम नहीं होती। हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। उस दिन के बाद गांव की फिजा बदल गई। लड़कियां स्कूल नियमित आने लगीं। पंचायत ने स्कूल में एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। दीपा को पुस्तकालय प्रभारी बना दिया गया। अब गांव में हर शनिवार को कहानी पाठ होता, जहां दीपा और दूसरी लड़कियां ऐतिहासिक महिलाओं की कहानियां सुनाती। कुछ लड़कियों ने चित्र बनाकर दीवारों पर पेंटिंग भी की, झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले और कल्पना चावला की। धीरे धीरे गांव में कुम्हार, बढ़ई और बुनकर अपने काम के साथ साथ बच्चों को अपने पारंपरिक शिल्प भी सिखाने लगे। हर कला, हर संस्कृति फिर से जीवित होने लगी। दीपा का सपना था एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाना, जहां गांव की सभी पीढ़ियां पढ़ सकें। उसके इस सपने को पूरा करने के लिए गांव के प्रवासी युवाओं ने भी चंदा दिया। 2 साल के अंदर एक सुंदर सी लाइब्रेरी बनी, मीरा ज्ञान मंदिर। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन उसी पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, जहां कभी दीपा ने मीरा का अभिनय किया था। गांव का आज अब पिपलिया सिर्फ रेत का गांव नहीं रहा, वो संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया था। हर तीज त्योहार पर वहां संस्कृति मेलों का आयोजन होता, जहां बच्चे पारंपरिक नाटक, लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते। दीपा अब कॉलेज जा चुकी थी, इतिहास विषय में, लेकिन जब भी छुट्टियां होती वो अपने गांव लौटती और बच्चियों को पढ़ाती। समापन पिपलिया की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की कहानी है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ चलती है, जहां एक छोटी लड़की भी बदलाव की मशाल बन सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जब तक गांव जिंदा है,
भारत की संस्कृति अमर है।